का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आती लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए के किस मान के लिए 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। जीरो के मूल बराबर होंगे। हमको ये बताना है कि के की किस मान के लिए इक्वेशन दी गई है उसके मूल बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले हम मूल निकाल लेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2x² माइनस kx प्लस k। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का k, और c की वैल्यू हो जाएगी k। तो a b c की वैल्यू पता है। जब कहेगा मूल बराबर है तो यहाँ पे वियुक्त कर बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है तो बराबर 0। तो यहाँ पे जाएगा b की वैल्यू क्या है, माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है k बराबर में 0। तो k² माइनस 8 k बराबर 0, तो k² बराबर 8k, k से k कैंसिल, तो k बराबर 8। तो k के मूल कब बराबर होंगे, जब k की वैल्यू 8 होगी तो k के मूल बराबर होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 है। अब परिधि को 2 पाई r से लिखते हैं और परिधि है 44 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर अपॉन 4 होता है। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, तो चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 22/7, पाई की वैल्यू होती है r की जगह r ही रखेंगे, ये हो जाएगा 44, 22 गुना 44 और 2 का नम 2, तो r बराबर हो जाएगा 7। r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह r स्क्वायर है तो इस 2 बार लिखेंगे, बटे में 4, एक साथ कैंसिल, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम में, हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन जरूर बताएंगे जो कि पेपर में आने ही आने। आप लोग को लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। और जो है देख लेना, जिस दिन गणित का पेपर हो उसी दिन मेरी वीडियो खोल के देख लेना, 70 नंबर में सब क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, सब के सब मिलेंगे। अब बस ये है कि आप ये पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करना है। बाकी की थ्योरी हमें लिखना सिखा दिया जाएगा, आपको लिखना सिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 3 को p अपॉन q के रूप में लिख लेंगे। फिर यहां पे हमें पता है कि p अपॉन q क्या है, p अपॉन q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और हमें यह भी पता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं होगी। इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूट को एक तरफ रख के सभी संख्याओं को एक तरफ। इस इक्वेशन में यही ध्यान रखने वाला होता है कि रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे, फिर सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस की है उस तरफ जाएगी तो हो जाएगा 5, ये वाली संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस p अपॉन q, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखना है, जहां p और q
पूर्णांक संख्या है। जैसे जैसे थ्योरी लिखें वैसे वैसे आप करते जाइए, पूर्णांक संख्या है। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू भी पूर्णांक संख्या होगी, ठीक। और हमें पता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, इसलिए 5 माइनस पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह अगर पूर्णांक संख्या है तो यह परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, इसलिए 5 माइनस पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या होगी। और यह परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के सामने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहां पे रूट वाली संख्याएं परिमेय नहीं अपरिमेय होती हैं, लेकिन √3 यहां पे परिमेय दिया तो यहां पे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त है। अब विरोध किसका हो रहा है? विरोध ये हो रहा है कि √3 वाली संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन हमारे द्वारा जो सिद्ध किया गया वो परिमेय आ रहा है, इसीलिए इस तथ्य में विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही तो विरोध हो रहा है कि परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इसी तरह करना है और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। एक लाइन में नहीं करके आना, जितने भी इस तरह क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है थ्योरी सब में सेम यही रहेगी, सिर्फ आपके डिजिट बदलेंगे, सिर्फ आपके डिजिट बदलेंगे, थ्योरी पूरी यही रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ ली, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, या भाई ये दो डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए, सब में थ्योरी यही करनी है, सिर्फ आपको बदलना है तो डिजिट बदलना है और कुछ बदलने की जरूरत नहीं, ठीक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु के। अब हमको यहाँ पे बहुत ही आसान दे दिया गया है और समझना आसान है। हमको दो बिंदु ज्ञात करने, x, y एक बिंदु ज्ञात करना है। मान लिया इसको हमने P मान लिया, ठीक। हमको ये ज्ञात करना है और हमको दिया गया है एक रेखाखंड जिसके बिंदु क्या है -1, 7 और 4, -3। इसमें कह रहा है रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है, तो हमें एक ये चीज पता होता है कि x ज्ञात करना है तो x बराबर होता है, जब अनुपात दिया गया हो और x और y, जब हमें बिंदु ज्ञात करना, अनुपात दिया गया हो और कुछ बिंदु दिए गए हो, दो बिंदु और अनुपात दिया गया है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से x पता चल जाएगा और इसी तरह हम y याद करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे, m2 की वैल्यू है 3 गुणे y1 की वैल्यू है 7 प्लस m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -3 m1 प्लस m2। तो यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा और 21 में 6 गया 15/5 मतलब 3 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? ये है y की वैल्यू। x की वैल्यू बराबर हो जाएगी m2 3 इंटू x1 -1 प्लस m1 2 x2 -1
सॉरी 4 हो जाएगा अपॉन में 2 + 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5। बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, 8 में 3 गया 5/5 बराबर 1। तो यहाँ पे x, y हो जाएगा 1, 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ऐसे ही दिया गया ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है x के निर्देशांक और y के निर्देशांक। ये हमारा फॉर्मूला है जब हमें अनुपात पता हो, x ज्ञात करना हो, y ज्ञात करना हो, तो इसी के तरीके इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 क्वेश्चनों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और हम इसको करते हैं, किन्हीं 5 क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक, अब इन 5 क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम 5 नहीं करेंगे, हम सभी लगवाते हैं, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि a, 0, 0, b और x, y संरेख है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 सिद्ध करो। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब हल कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझ सकते हैं। हमको ये 3 बिंदु दिया गया, हमको कह रहा है ये संरेख है तो ये सिद्ध करो। अब हमको संरेख का फॉर्मूला लगा देना है। संरेख का फॉर्मूला होता है x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equal to 0। इसी में आपको वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू? x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 की वैल्यू है a, y2 की वैल्यू है b, y3 की वैल्यू है y, प्लस x2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है x, y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है b बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, a का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा ab, a का गुणा y से तो ay। जब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा सेंटेंस 0 हो जाएगा। x गुणा 0 से करेंगे तो 0, x गुणा -b से करेंगे तो xb बराबर में 0। अब यहाँ पे मिल रहा है xb ay और xb बराबर में 0। इन दोनों संख्याओं को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि माइनस की है, जो हो जाएगा ay प्लस xb। अब क्या करेंगे, ab से भाग देने पर, ab से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो हो जाएगा ab अपॉन ab बराबर ay अपॉन ab प्लस xb अपॉन ab। ठीक, ab से ab कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y अपॉन b, यहाँ बचा x अपॉन a। तो यही हमें सिद्ध करना था कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो ये दोनों इक्वल है, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद, दोनों पक्ष बराबर होने जरूरी है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। कह रहा है सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। हमको ये सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से लगभग 14 से 18 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उन्हीं को हम सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। यह परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसीलिए आप इनको जरूर लगाइए, क्योंकि ये जब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, अच्छे नंबरों से सफल होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह cot a है। कह रहा है कि cot a बराबर माइनस cos a cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। हमको ये दिया गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें कैसे हल किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सिर्फ इसको
तोड़ेंगे। हमें पता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। तो इसको तोड़ लो, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसी प्रकार कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बराबर में हमको ये प्रूफ करना, हम लेकर चलना है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसका अगर इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस cos a इंटू साइन ए अपॉन साइन ए, फिर cos a प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos a साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos a कॉमन 1 माइनस साइन ए और cos a 1 प्लस साइन ए कॉमन हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक, क्या करेंगे साइन से भाग दे देंगे और जब साइन से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और इसी पर नीचे 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। साइन साइन कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा वो बदल जाएगा कॉसेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉसेक यही हमको सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, सिर्फ क्या करना है cos अपॉन साइन को लेकर चलना है और अंत में हमको यही प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। वो आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई। मेंसुरेशन क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 पे आ जाता है, चैप्टर नंबर 13 पे आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इनको अच्छे से हल करने हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं। अब दो वृत्त की त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या हमने 8 मान ली दी गई है, वह की त्रिज्या 6 दी गई है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिससे क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब कह रहा है दो वृत्त का क्या कहते हैं, क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ठीक, अब कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 है। अब एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 है, एक और त्रिज्या ज्ञात करनी है, एक और त्रिज्या ज्ञात करनी है जो कि क्या हो, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब देखिए यहाँ पे r1 पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर पाई r3 स्क्वायर, मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो उस त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल पाई 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 कैंसिल, r1 की वैल्यू r 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा r3 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे हो जाएगा r3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, r3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 3, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी वह होगी 10 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल की योग के बराबर जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसकी जो त्रिज्या होगी वह r3 के रूप में लिखी गई है और वह होगी 10 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया गया है PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया है हमारा त्रिकोणमिति का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको बहुत जरूर देखिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। एक त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज ये है, मान लो ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ये हमने 5 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करने। ठीक, हमको ये 3 मान ज्ञात करने हैं। ये हमारा समकोण हो गया। हमको यहाँ पे क्यू समकोण दिया गया है, पी क्यू आर, क्यू समकोण है, ये हमारा ऐसे बन गया। अब हमको ज्ञात करना है कोण पी क्यू आर, सॉरी साइन पी कॉस पी टेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ कर रहे हैं। अब इन दोनों का योग 25 है, एक को हमने मान लिया x। ठीक, हमने यहां पे लिखेंगे माना आर क्यू बराबर x। तो यहां पे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर को हमने क्या मान लिया, क्यू आर को मान लिया x। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x। ये पी आर की वैल्यू हो गई, ये क्यू आर की वैल्यू हो गई, और ये हमारी पी क्यू की वैल्यू हो गई। पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पी की वैल्यू 5 हो गई। बस इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में रख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है पी आर, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एल लंब है, लंब की वैल्यू एक्स का स्क्वायर है। ए आधार, आधार की वैल्यू 5 का स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां बच रहा हमारा 625। एक्स वाई संख्या को एक तरफ करेंगे और ये वाली संख्या इस तरफ ले आएंगे। ये प्लस की है, 5 का स्क्वायर 25 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 625 में 25 गया, 600 बचेगा बराबर 50 एक्स बचेगा। 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एक्स। एक्स की वैल्यू यदि 12 है, एक्स की वैल्यू यदि 12 है तो एक्स की वैल्यू 12, मतलब यहाँ पे क्यू और आर की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 है। यदि क्यू आर की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे क्यू आर का मान इस वाले इक्वेशन पर देंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। अब हमको सारी वैल्यू पता है, अब हम लगाएंगे साइन पी कॉस पी टेन पी। ये वैल्यू 13 हो गई, ये वैल्यू 12 हो गई। ठीक, अब साइन पी मतलब ये वाला कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा ध्यान रखना कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण वाली भुजा कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें से वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लंब की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 बटे 13। आधार की वैल्यू 5 है, तो 5 बटे 13, और लंब की वैल्यू 12 है और आधार की वैल्यू, लंब यहाँ पे आधार होगा, लंब की आधार की वैल्यू 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारे मान। ठीक, तो ये हमारे थे त्रिकोणमितीय मान। कैसे करना है हमने अच्छे से समझा दिया। सबसे पहले यहाँ पे तीनों वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। जब तीनों वैल्यू ज्ञात हो जाए तो कोण के आधार पर हम लंब बटे कर्ण आधार ज्ञात कर लेंगे और उसी से तीनों वैल्यू रख देंगे, आंसर आता चला जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। ये जो क्वेश्चन है वह है पटरी प्रकार के साथ। फिर भी मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, पर आप लोग ध्यान समझना। ठीक,
देखिए कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। जैसे ऐसे कहें वैसे ऐसे करते चले जाइए। 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया, इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ऐसे कहें सिर्फ वैसे वैसे करना। 8 सेंटीमीटर, थोड़ा टाइप करते हुए जिससे आपको दिखाई दे। ठीक, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र, ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब मान लिया ये ए है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लिया और एक वृत्तखंड खींच दिया। ये 4 सेंटीमीटर का वृत्तखंड हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का वृत्तखंड हो गया और ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, तथा बी को केंद्र मानकर, ये हमारा बी हो गया, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का बी हो गया, हमने 3 सेंटीमीटर या मान लिया इतनी दूरी 3 है और 3 सेंटीमीटर मानकर हमने क्या ये मान लिया दूरी 3 दी गई। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा हो इसकी रचना। अब देखिए एक रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर का, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। अब इनमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 8 सेंटीमीटर की ये है, इसका आधे से प्रकाल में आधे से अधिक दूरी लेकर इस तरफ से ऊपर 4 और इस तरफ से नीचे 4, फिर इस तरफ से उतनी ही दूरी लेकर ऊपर 4 नीचे 4, जहां पे ये कट करे, ठीक, उनको आपस में डॉट 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 करें मिला लीजिए। फिर मान लो ये यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में कट करेंगे, यहां से एक वृत्त खींच लीजिए, प्रकाल की नोक यहाँ पर रखिए, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखिए और यहाँ से एक वृत्त खींच लीजिए। ये वृत्त खींच जाएगा, फिर जहां पे ये वृत्त टच कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है यहाँ पर, इनको क्या कीजिए ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए। ठीक, इनको ऐसे मिलाइए। ठीक, इनको ऐसे मिला लिया और इसको क्या कीजिए, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। ठीक, और इनको क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, इन रेखाओं को आपस में मिला देंगे और यही हमारी क्या हो गई स्पर्श रेखाएं। ठीक, स्पर्श रेखा, हमको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी थी और यही हमारी क्या होगी स्पर्श रेखाएं। ठीक, अब रचना कैसे लिखनी है, रचना नंबर 1, 8 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड, ए बी एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा, फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। ठीक, नंबर 2 हो गया स्टेप। नंबर 3, फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। नंबर 4, ए बी रेखा खंड का अर्धक करके वृत्त खींचा। ठीक, पहले क्या किया था, इस रेखाखंड का आधा किया था, मेन पॉइंट पता चले गया था, फिर इसी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिया था जो कि बड़ा वृत्त है, खींचा। यह अब 5वां स्टेप, यह वृत्त पहले दोनों वृत्तों को जहां पर काटते हैं उन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और वही हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। एक को मान लेंगे एम एन, एक को मान लो पी क्यू, कुछ भी मान लो। ठीक, और यही हमारी स्पर्श रेखा की रचना होगी। ठीक, ऐसे ही करना है, सिंपल है, जैसे जैसे फिगर बनाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन की रचना लिखते जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया।
चलिए ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस पटरी प्रकार सहायता से जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आप बनाते चलिए, क्वेश्चन होता चला जाएगा। क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, बस डाइवर्ट डाउन, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे होते चलिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, उनको समझना करना आपके ऊपर होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे कीजिए बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब कोई बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब कोई बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले का आकार है। अब अर्धगोला कैसे होता है? अब ये मान लिया खोखला अर्धगोला, ठीक, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। अब ये मान लिया खोखला बेलन भी लगा हुआ है, ठीक, ये खोखला बेलन लगा हुआ है, एक अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास यहां लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इन बर्तन की कुल ऊंचाई और ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, ठीक, बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन के एक आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करना है, ठीक। अब देखिए यहां पे हमको ये दिया गया है, कह रहा व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक, ये त्रिज्या होती है और अर्धगोले की ऊंचाई भी त्रिज्या ही होती है। और बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 है, जिसमें 7 गोले की हो गई तो बची कितनी? 6, तो 6 हो जाएगी बेलन, ठीक, और टोटल हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक। इतना ध्यान देना, 13 में 7 इसकी त्रिज्या है और 6 बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। टोटल बर्तन की 13 ऊंचाई हो जाएगी। हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब इनको याद करना बहुत जरूरी है। अक्सर एग्जाम में अगर हम याद करके नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आते हुए क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको याद करना बहुत जरूरी, ठीक। अब ये लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है। और बेलन का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH, ये होता है बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला, और ये होता है अर्धगोले के वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r गोले का r कितना है? 7 है, तो 7 × 7 प्लस 2 × 22/7, बेलन का भी 7 ही हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी 6। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44 × 6, ये हो जाएगा 154 और ये हो जाएगा 132। ये जोड़ लेंगे तो 6 8 2 286 सेंटीमीटर स्क्वायर बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर जो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे गुणा करने में गलतियां हुई हैं, गुणा करेंगे 7 चौको 28 के 8, 2 हासिल, 7 चौको 28 तो 30, 6 चौको 24, 4 हासिल, 6 चौको 24 तो 26, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 6 ये हो जाएगा 8 4 12, 12 के 2, 1 हासिल, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की बारी। लॉन्ग क्वेश्चनों में 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगला पेपर लगाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और आपके लिए ही बनाते हैं, इसमें हमको कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको अच्छी लगे सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों। की बात कर लेते हैं। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चनों में आते हैं और आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। पहले के पैटर्न क्या थे, पहले के पैटर्न अलग थे। पहले का पैटर्न जो था वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे जो बहुकल्पी में थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुकल्पी में 20 क्वेश्चन हो गए। तो अब ये नंबर 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर के आएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसी दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जो कि राजीव प्रकाशन बुक का सेट नंबर जो है उसमें तीसरा है। कह रहा है कि ब्रज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु था। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही ध्यान दिया जाता है कि जैसे जो क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे। कह रहा है कि ब्रज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले। अब माना, पहले मानो, क्या मानेंगे, ब्रज को मानेंगे, ब्रज बराबर x मान लिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद पुत्री को हमने y मान लिया। यहाँ पे यही सब ध्यान देना है, क्वेश्चन को पहले मान के चलना है। पुत्री को हमने y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार या फिर प्रश्नानुसार जब इस क्वेश्चन को 6 नंबर में कह रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग तरीके से कह रहा है कि इस प्रश्नानुसार प्रथम शर्त है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मैं मतलब ब्रज, ब्रज मतलब x, x जो था वो y के 7 गुना आयु का था। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन और प्रश्नानुसार द्वितीय कंडीशन। द्वितीय कंडीशन है कि अब से 3 वर्ष बाद। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे 7 गुना आयु के पहले भी कुछ कह रहा है, कह रहा 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले मतलब वर्तमान आयु x है, x से 7 वर्ष पहले मतलब x में 7 घटाएंगे, पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x से 7 वर्ष पहले। अच्छा, यहाँ पे ये जब हमारी आयु में 7 वर्ष घटेंगे तो हमारी पुत्री के भी आयु में 7 वर्ष घटने चाहिए कि नहीं चाहिए, घटने चाहिए, क्योंकि आयु कम होगी तो दोनों की कम होंगी, बढ़ेंगी तो दोनों की बढ़ेंगी। तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले घटेगा, 7 वर्ष बाद तो जुड़ेगा। तो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 7 x - 7, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु था। मैं मतलब ब्रज किससे, पुत्री से। कितने गुना, 7 गुना। पहली कंडीशन यहीं से बनना ही है। इसको क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं। 7 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और 7 को 7 से करेंगे ये हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है 7 को भी इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y - 49 प्लस, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y 49, बड़ी संख्या में माइनस और छोटी संख्या में प्लस। जो संख्या बड़ी होगी उसमें जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ पे लिख देंगे, और 49 में 7 गया 42। तो ये हमारी एक कंडीशन बनके आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं द्वितीय इक्वेशन पर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम एकदम आसान तरीका लेकर आ रहे हैं जो कि आपको भी समझ में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह कोई पढ़ाता तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके आपको समझा सकूं। पढ़ाने के लिए टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर में कोई कमियां नहीं होती, वो हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। किसी का तरीका कुछ अच्छा होता है, किसी का तरीका शॉर्ट होता है और किसी तरीका लॉन्ग भी होता है। टीचर अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है कि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाए समझाए, जिससे वो बच्चों की नजर में अच्छा साबित हो सके। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद। अब से मतलब वर्तमान आयु से,
वर्तमान अंक क्या है, x है। x से कितने वर्ष बाद, बाद कहेगा तो जुड़ेगा, पहले कहेगा तो घटेगा। तो अब से 3 वर्ष बाद हमारी आयु 3 वर्ष बढ़ेगी, तो हमारी पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बढ़नी चाहिए। तो x की आयु यदि 3 वर्ष बढ़ी तो y की भी आयु 3 वर्ष बढ़ेगी। और जब 3 वर्ष दोनों की आयु बढ़ रही है तो आप कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना, मतलब ब्रज किसकी, पुत्री से 3 गुना आयु का हो जाएगा। यही से हमारी द्वितीय कंडीशन पता चल जाएगी। और जब 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा x, 3 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3, तो हो जाएगा x बराबर 3y, 9 में 2 3 गया 6। ये हो गई हमारी द्वितीय इक्वेशन। ठीक, 2 इक्वेशन पता चल गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में निरूपित करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब केवल ध्यान देना है कि बीजगणितीय मान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बीजगणितीय मान निकालेंगे। यहां पे लिखो बीजगणितीय मान। अब बीजगणितीय मान यहां पे देखने वाली बात यह है, 2 इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बीजगणितीय मान प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। ठीक है, अब प्रथम समीकरण का बीजगणितीय मान क्या होगा। प्रथम समीकरण का बीजगणितीय मान जो होगा, अब यहां से पहले इक्वेशन को x बराबर लिखेंगे 7y माइनस 42। y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने रख ली 1 2, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख सकते हो, जैसे वैल्यू रखोगे वैसे ग्राफ बनेगा। हमने माना कि y बराबर 6 मान लिया, y बराबर 6 मान लिया तो ये हो जाएगा 7 और गुणे में 6, y की जगह 6 माइनस 42, तो हो जाएगा 7 6 42 माइनस 42, तो x बराबर क्या हो गया 0। एक x की वैल्यू 0 हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं। दो वैल्यू मान के चलनी है। अब y बराबर हमने मान लिया 5, y बराबर हमने मान लिया 5, और जब y बराबर 5 मान लिया तो x बराबर हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 42, तो 7 बचे 35 होगा, और 35 माइनस 42, और 35 में 42 घटाएंगे, अगर बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस चिन्ह लगेगा, और 42 में 35 गया तो यहाँ बचेगा 7, तो x की वैल्यू क्या होगी -7। तो यहाँ पे प्रथम इक्वेशन का बीजगणितीय मान आ गया। प्रथम इक्वेशन का बीजगणितीय मान क्या है वो यहाँ लिख लेंगे। प्रथम इक्वेशन का बीजगणितीय मान क्या होगा, ये हो गया x और ये हो गया y। x क्या है 0 है, जब x 0 होगा तो y क्या है 6 है, जब x -7 होगा तो y क्या है 5। दो चीजें यहाँ से पता चल गई, एक बता चल गया हमका बीजगणितीय मान। अब ये किसका है, ये इक्वेशन नंबर 1 का बीजगणितीय मान है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग ही होगा, तो अभी तो पहले मैंने इसको हल किया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट का बीजगणितीय मान निकाला, अब इक्वेशन सेकंड का बीजगणितीय मान निकालेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट इस तरफ निकाल दिया, इक्वेशन सेकंड हम इस तरफ निकाल देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का निकाल देंगे। ठीक, इक्वेशन सेकंड का बीजगणितीय मान निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड लेंगे। इक्वेशन सेकंड है हमारी x बराबर 3y + 6, y का मान लिया हमने 1 ले लिया, और जब y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 × 1 + 6, मतलब x बराबर 9 हो गया। अब यदि हम y बराबर 2 ले ले तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 + 6 मतलब 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहां से हमको बीजगणितीय मान इक्वेशन सेकंड का पता चल गया। क्या है, जब x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 2। तो एक बीजगणितीय मान ये हुआ, एक बीजगणितीय मान ये हुआ। जब तक बीजगणितीय मान पता नहीं चलेंगे तब तक हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। अब बीजगणितीय मान हमको पता चल गए, ये क्वेश्चन फर्स्ट का है, ये क्वेश्चन सेकंड का है। अब बीजगणितीय मान पता चल गए तो अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, हम यहां बना देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, हाँ ठीक। देखिए ये हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, इसको क्या करेंगे थोड़ा और ऊपर खींच देते हैं। देखिए चलिए हम यहां खींच दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ ये हमने लाइन खींची। अब हमने इसको मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको और बढ़ा लिया 9 10 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह हम ग्राफ बनाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलेंगे।
इक्वेशन फंक्शन में x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 कहां पे होता है, 0 हमेशा मूल बिंदु पे होगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या है 6, 6 प्लस का है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक। अब इक्वेशन फर्स्ट का ही सेकंड -7 और 5, -7 x का है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, और y प्लस का है 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब इसके सामने और इस बिंदु के सामने कोई पॉइंट यहां मिलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड पे आते हैं। इक्वेशन सेकंड पे है, देखिए एक बिंदु हमको यहां मिला और एक बिंदु यहां मिला, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, इतना ध्यान देना, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड की बात आती है। इक्वेशन सेकंड x बराबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बिंदु यहाँ पे है और y बराबर 1, y बराबर 1 कहां पे है यहाँ पर, तो एक बिंदु इनके सामने कहां मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड का दूसरा पॉइंट, x बराबर 12, तो 12 कहां पे होगा 10 11 12, ठीक, x बराबर 12 और y बराबर 2 1 2, तो इसको मिलाएंगे तो एक पॉइंट कहां मिलेगा यहाँ मिलेगा। इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ये दोनों रेखाएं जहां पे काटती हैं, देखिए यहाँ पे काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ग्राफ बनाने पहले हमको इक्वेशन फर्स्ट का बीजगणितीय मान, इक्वेशन सेकंड का बीजगणितीय मान इसी तरह लिखना है, उसके बाद ही ग्राफ बनेगा। यदि आप पेपर में ये नहीं करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा, वो आपका किया आया सबमिटिंग मिल जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर चलना, ग्राफ बना के चलने से पहले बीजगणितीय मान लिखना। जब इक्वेशन में मान लीजिए पहली क्वेश्चन थी तो यहाँ पहला इक्वेशन लिख देना, और ये दूसरी क्वेश्चन थी तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख देना। आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो कि 9th कक्षा 5 से लेकर चालू होता है और हाई स्कूल तक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका इतना महत्व है कि आगे किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे फिजिक्स में जाओ, यह आप मैथ छोड़ दो, लेकिन द्विघात समीकरण से पाला नहीं छूटने वाला। तो अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो पहले वर्तमान आयु तो पता होनी चाहिए, तो यहां मानेंगे, क्या मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x हो गया। अब ठीक, इतना ही दिया, कह रहे हैं 3 वर्ष पहले वर्तमान आयु पता चलेगी। अब कंडीशन बनाओ, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो रहमान की आयु कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो 3 घटाएंगे किसकी आयु में, रहमान की आयु में 3 घटा दिया तो 3 वर्ष पहले हो गया। अब कह रहा 3 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम, तो भैया उसकी आयु का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, 5 वर्ष के बाद उसके व्युत्क्रम का योग। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है, कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम, तो भैया 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, ये थी। और अगर इसका व्युत्क्रम याद करें क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा, तो यहाँ पे बात इसकी हो रही है ना कि इसकी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस में, क्योंकि ये एक बेसिक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा 8 तक ही बेसिक पढ़ा जाता है, उसके बाद तो अपने मन से करने का प्रयास ही किया जाता है, अपने मन से ही किया जाता है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, और इसका इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं
सभी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया 2x माइनस 15 माइनस ये प्लस संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और प्लस उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस, तो यहाँ पे जाएगा 6 में 2 गया 4x, यहाँ माइनस, दोनों संख्याओं में माइनस संख्याएं जुड़ेंगी। जब प्लस प्लस होगा तब भी संख्याएं जुड़ती हैं, जब माइनस माइनस होता है तब भी संख्याएं जुड़ती हैं, क्योंकि सेम चिन्हों में संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। ठीक, भी बताते चलेंगे जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो और थोड़ी थोड़ी गलतियों से आपका पेपर नंबर कम हो जाते हैं। बच्चे गलतियां करते कहां है ये भी बता देना, प्लस माइनस पक्षांतर या गुणा करने में, क्योंकि उनके चिन्हों को कैसे गुणा किया जाता है ये नहीं पता होता, ये तो हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो हमें पता चला कि गुणा करने पर 21 है और घटाने पे 4, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और 7 में 3 घटाएंगे तो 4। तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ पे चल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे करेंगे 3 कॉमन, यहाँ पे जाएगा x माइनस 7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है और जब कोई संख्या जोड़े बनती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़े को एक बार लिखेंगे और दूसरी संख्या है x। इतना देख लीजिए आप, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो x बराबर 7 आया, x बराबर माइनस 3 आया। हमको वर्तमान आएगा, नहीं थी वर्तमान x थी, x की वैल्यू 7 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं लॉन्ग में, अब 4 क्वेश्चन बचे हैं। याद करते हैं, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे लगाना है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। ठीक, तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे वैसे हम लगाते चले जाएंगे। वह लड़का भवन की ओर देख रहा है, तो भवन की ओर मतलब ऊपर की ओर देखेगा। ठीक, और इस लड़के का अभी का कोण जो है, कह रहा है कि लड़के का कोण, लड़का जो है 30 डिग्री कोण पे खड़ा है और यह भवन की ओर जब चलता है तो इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है, इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की तरफ चलने में तय की गई दूरी जिससे कि उसका कोण 30 से 60 हो जाता है, वह दूरी ज्ञात करनी कि उसने कितनी दूरी चली जिसके उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गए। हमको यही ज्ञात करना है। इसको a मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया है, इसको मान लिया हमने b। ठीक है, इसको हमने मान लिया b और यह पूरा हो गई हमारी a प्लस b, ये पूरा हो गई a प्लस b, ये पूरी दूरी हो गई। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको a लिख लिया, इसको b लिख लिया, इसको c लिख लिया, इसको d लिख लिया। सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज a b c से, त्रिभुज a b c से हमको आधार ज्ञात करना है और tan में लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे a b c और यहाँ पे जाएगा tan क्या, tan थीटा इक्वल टू लंब 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, ये है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 1.5 लड़की की ऊंचाई और 1.5 ऊपर दूरी कितनी है 30 और 30 में 1.5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5 बटे आधार, वो आधार हमारा 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस b, tan कितना है, tan 30 है 28.5 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा a प्लस b, tan 30 की वैल्यू 1/√3 28.5 अपॉन a प्लस b, तो a प्लस b बराबर 28 इंटू 5 इंटू √3, ये हो गई a प्लस b की वैल्यू। अब हम निकालेंगे tan 60 मतलब b की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये कोण हो जाएगा CBD से, CBD से tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटे b और tan 60 की वैल्यू √3, b का गुणा इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5। अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन
√3 बटे में होता नहीं है तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 √3 और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 3 9 27 तो हो जाएगा 9, एक बच रहा है 0.5 लगा है तो 1.5 मतलब 3 बचे 15 √3। ये जो वैल्यू है किसकी है, ये वैल्यू है बी। हमको बी की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, हमको a की वैल्यू याद करनी है तो a प्लस बी में एक b का मान रख दो, b का मान है 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। इसको उसका पक्षांतर कर दो तो a बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 और 28 में 9 गया, बचेगा हमारे पास 19.19 √3। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा a की वैल्यू। और यही हमारा हमें निकालना था कि वह 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जाने में कितने दूरी चलेगा, तो इतनी दूरी चलेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1.732 √3 का मान भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 दूना 38 के 8 3 हासिल 19 से 57 3 60 6 हासिल 19 सत्ते 114 19 सत्ते 133 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 139 13 हासिल 19 19 13 32, 3 अंक बाद हम लोग 3, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इतनी दूरी वो चलेगा तो वह 30 डिग्री से 60 डिग्री पर पहुंच जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है पेपर में जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन